रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, I am Rai Masab Zubair, your chemistry teacher, and today I am going to discuss about reactions of benzene। बच्चों रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी एग्जांपल की हैलोजिनेशन, उसके बाद हमने इसके एग्जांपल की नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और इस तरह से हमने फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन को एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। और जब भी एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले तो हाइड्रोजन की एडिशन आ जाती है, और हाइड्रोजन की एडिशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब पहला रिएक्शन हमारा क्या होगा एडिशन रिएक्शन के केस में, हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सिंपल है कि हम जानते हैं बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं और हर एक पाई बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है। अब यहाँ पर क्लियर है कि ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड होगा। इसी तरह ये पाई बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन का एक पूरा मॉलिक्यूल, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन में, दूसरा हाइड्रोजन एटम इस कार्बन में ऐड होगा। इसी तरह एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन का तीसरा मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाएगा। और हर मॉलिक्यूल के ऐड होने की वजह से वहाँ पर मौजूद पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, और हाइड्रोजिनेशन में हम जानते हैं जनरल रूल है कि हमारे पास या तो रेने निकल यूज़ होगी एज अ कैटलिस्ट, और उस वक्त टेम्परेचर क्या हम यूज़ करेंगे 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम प्लाटिनम को भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और जब प्लाटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो फिर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एडिशन रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। अब इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, ये इंट्रोडक्शन सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है, एडिशन की फॉर्म में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि हम कौन सा रिएक्शन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसी तरह हैलोजन को भी उसी तरह से ऐड करेंगे। एक पाई बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी कि अब क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 क्लोरीन एटम हैं, एक क्लोरीन एटम इस कार्बन पर, दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन पर ऐड होगा, कुछ इस तरह से। ये एक क्लोरीन एटम यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन एटम यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम मौजूद है, हाइड्रोजन एटम को शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक क्लोरीन एटम, यहाँ पर दूसरा क्लोरीन एटम, और एडिशन की वजह से इन दोनों कार्बन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह इस पाई बॉन्ड को भी हम इसी तरह से ख़त्म करेंगे। ये एक क्लोरीन एटम यहाँ पर ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन एटम यहाँ पर ऐड होगा, यानी कि ये एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया है। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन का एटम और यहाँ पर क्लोरीन का दूसरा एटम उस मॉलिक्यूल का, यानी कि टोटल 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे इस केस में भी। ले अब आ जाते हैं कंबस्शन की तरफ। बेसिकली यहाँ पर हम जिक्र करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन कई तरह से हो सकती है। पहली किस्म है उसकी कंबस्शन। कंबस्शन बच्चों याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड की कंबस्शन की बात की जाए तो केमिकली हम उसका मतलब ये लेते हैं कि हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसकी कंबस्शन की जाए तो 2 चीज़ें तो मस्ट हैं। कौन कौन सी? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि हाइड्रोकार्बन तो ज़रूर होंगे उसमें, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन जो मौजूद होगी उसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, वाटर। और कार्बन जो होगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कंबस्शन के नतीजे में ये 2 चीज़ें तो ज़रूरी हैं। अब हमारे पास इस बेंजीन की कंबस्शन करवाई जाए तो इसकी डेफिनेट बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और हाँ, हीट तो निकलेगी, हीट ऑफ कंबस्शन तो होगी ज़रूर। अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, वो हम देखते हैं। याद रखिएगा, जब भी बेंजीन की ऑक्सीडेशन का जिक्र किया जाए, यानी कि कंबस्शन हो या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो, अगला रिएक्शन की बात की जाए, जब भी बेंजीन की ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो हमेशा हम यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। बेंजीन को क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये बस आपने याद रखनी है ताकि आगे बैलेंसिंग में आपके लिए आसानी हो। अब हम जानते हैं बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे।
और बेंजीन के 2 मालिक्यूल अगर किए जाएँ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मालिक्यूल बनेंगे? 12। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 12 CO2। आपकी आसानी के लिए, वैसे बैलेंसिंग का असल तरीकाकार तो और है, मैं आपकी आसानी के लिए एक हिंट दे रहा हूँ समझाने के लिए। क्या कहा मैंने? बेंजीन में 6 कार्बन हैं, एक बेंजीन के मालिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल। जबकि हमने 2 बेंजीन के मालिक्यूल यूज़ किए, यानी कि अब टोटल 12 कार्बन हो गया, तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल बनेंगे। अब साथ में वाटर कितने बनेंगे वो देख लेते हैं। वाटर कितने बनेंगे हमारे पास? अब खुद देख सकते हैं। हाइड्रोजन भी इसी तरह से, एक बेंजीन में कितने थे? 6 थे। हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन थे। अब एक बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है तो 2 बेंजीन के मालिक्यूल में 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो इनको भी हम क्या कर देंगे? तो 12 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है आप बैलेंस कर सकते हैं इसी के हिसाब से। कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं? 6 ये ऑक्सीजन, 12 2 24 और ये 6 30 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारे पास इस साइड पे भी 30 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इसको हम 15 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब आप इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी कि अब जब यहाँ पर ये देखें, 2 को अगर कॉमन लें तो एक बेंजीन का मालिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पर 15/2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। कॉमन लेना चाहते हैं 2 को, सिंप्लीफाई कर दें वो भी ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दें फिर भी ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन की बात की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो हमारे पास क्या होना है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अभी मैं देखता हूँ, पहले मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाऊँगा। नहीं जी, ये हमने बेंजीन को ऑक्सीडाइज करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम V, और इसका ऑक्साइड बनेगा पेंटा ऑक्साइड V2O5। और इस दौरान जो टेम्परेचर हमने इस्तेमाल करना है वो लाजमी याद रखना है आपने, 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। अब किस तरह से, मैंने कहा यहाँ पर भी बेंजीन की ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे बेंजीन के मालिक्यूल की, तो हमने बेंजीन के 2 मालिक्यूल लेने हैं। तो मैं स्टार्ट में ही यहाँ पर 2 मालिक्यूल लिख लेता हूँ। अब कुछ इस तरह से इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी कि ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ये देखिएगा यहाँ से किस तरह से। अब खुद देखें, मैं उन कार्बन को बिल्कुल ऐसा से लिखने जा रहा हूँ। ये कार्बन ऐसा से लिखने जा रहा हूँ। ये कार्बन, उनके दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है, ये कार्बन। और हर कार्बन पर क्या है? एक हाइड्रोजन भी है। लेकिन एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2, हम यहाँ पर ऐसे 2 को लिख देते हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इधर से ये सिंगल बॉन्ड, मैंने ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ये कार्बन, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन। अब इन कार्बन की ये दोनों, यानी ये दोनों जो कार्बन है, इन दोनों की हाइड्रोजन भी निकल चुकी हैं। और हम जानते हैं हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दोनों सूरतों में ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन रिमूव भी हो रही है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है। हाइड्रोजन रिमूव होगी जब इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? वाटर। चलो वो तो मैं इलादा लिख लेता हूँ। कितने वाटर के मालिक्यूल बनेंगे वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ से ये कार्बन दोनों लिख लिए। अब ऑक्सीजन इसमें कुछ इस तरह से ऐड होंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पर इस कार्बन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर, और एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर एटम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास और क्या बनेगा? ये देखें, ये कार्बन है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में से 2 कार्बन के एटम निकले हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? 2 CO2। 2 कार्बन निकले और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? CO2, यानी कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल निकले हैं। जबकि हमने बेंजीन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। लें जी, अब आप देख सकते हैं इसकी बैलेंसिंग में। हाँ, हाइड्रोजन की देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने निकले यहाँ पर? इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी। एक बेंजीन के मॉलिक्यूल में से 4 हाइड्रोजन निकले हैं। एक बेंजीन के मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजन निकले हैं? 4 हाइड्रोजन निकले हैं। इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इससे भी, इससे भी 4 हाइड्रोजन। तो 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इनको 8 कर लेते हैं। 8 के लिए हम इसको क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन गिनते हैं कितने हैं? 4 ये, 8 ये, 12। और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 3 ये एटम ऑक्सीजन के,
और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 6, 12 इधर थे, 6 ऐड होंगे तो 18 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो इधर भी 18 ऑक्सीजन एटम करने हैं, तो इसको क्या क्या करेंगे 9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। जैसे ही आपने बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अब इसका एक मखसूस नाम है, मैं अभी इसका नाम लिखने नहीं जा रहा, मैं पहले समझाऊंगा बाद में लिखूंगा ना। अब इसको जब हम फर्दर इस स्पीशी को जब मैं फर्दर क्या करवाऊँ, हाइड्रोलिसिस करवाऊँ, इसकी क्या करवाऊँ हाइड्रोलिसिस। मैं दोबारा से इसको लिखने लगा हूँ। ले लिया। अब इसकी मैंने क्या करवाई है हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर की मदद से मैंने इसके क्या करने हैं बॉन्ड ब्रेक करने हैं। वाटर की मदद से क्या करने हैं बॉन्ड ब्रेक करने हैं। अब बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से आप मर्जी चाहे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लें या मर्जी चाहे यहाँ से ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के एक साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसमें कुछ इस तरह से चेंज आएगी, HC डबल बॉन्ड HC वैसे के वैसे, ये कार्बन इसके ऊपर एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन इसके ऊपर एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब सारे का सारा क्या मैं कर देता हूँ शिफ्ट कर देता हूँ ऑक्सीजन को, यहाँ से मैं बॉन्ड तोड़ूंगा और सारे का सारा बॉन्ड शिफ्ट कर दूंगा ऑक्सीजन पर। सारे का सारा बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है वो कार्बन का है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैंने ऑक्सीजन को दे दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गया, जिसकी वजह से एक इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन ऊपर वाली कार्बन के साथ मैंने शो करना है, ये लें जी, ये ऑक्सीजन यहाँ पर और इस ऑक्सीजन पर अब क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब जबकि इस कार्बन पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद देख सकते हैं नेगेटिव ऑक्सीजन पर यहाँ पर वाटर का कौन सा पार्ट जाएगा पॉजिटिव हिस्सा, कौन सा जाएगा पॉजिटिव हिस्सा यानी कि हाइड्रोजन, और वो यहाँ पर आकर ऑक्सीजन के साथ आकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन के साथ वाटर का कौन सा हिस्सा ऐड होगा नेगेटिव हिस्सा यानी कि OH हिस्सा ऐड होगा और वो भी इस पॉजिटिव हिस्से के साथ आकर ऐड हो जाएगा। और ये आप जो चीज़ बनी है इसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। क्या कहते हैं मैलिक एसिड। बच्चों याद गौर से फरमाएं मैलिक एसिड कैसे बना है, इस चीज़ में वाटर ऐड हुआ है, इस चीज़ में मैंने अभी इसको नाम नहीं दिया, इस चीज़ में क्या हुआ है वाटर ऐड हुआ है। इसका मतलब हम अगर इमेजिन करें कि मैलिक एसिड का जो ये बनने का प्रोसेस है इसको रिवर्स कर दें, बनने का प्रोसेस क्या कर दें रिवर्स कर दें और वाटर क्या कर दें निकाल दें, वाटर क्या कर दें निकाल दें, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी ये चीज़ बनेगी। इसका मतलब हम जानते हैं किसी भी चीज़ में से वाटर रिमूव कर लिया जाए तो नई बनने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं एनहाइड्राइड। इसका मतलब है अगर मैलिक एसिड में से वाटर रिमूव करवा लिया जाए, ये इमेजिनरी मैं कह रहा हूँ, ये हम रिवर्स प्रोसेस कर दें और वाटर रिमूव करवा दिया जाए तो यही चीज़ वापस बन जाएगी। इसका मतलब है ये चीज़ बेसिकली क्या कहलाएगी मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एसिड में से वाटर रिमूव करने के बाद बना है तो हम इसे क्या कहेंगे मैलिक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली ये पूछा जाता है कि बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो क्या चीज़ बनती है, इसका नाम क्या कहलाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मैलिक एसिड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कन्वर्जन एज वेल, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड या हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एनहाइड्राइड या हाउ कैन यू प्रिपेयर मैलिक एसिड फ्राम बेंजीन। या बेंजीन की बजाय वो बेंजीन का कोई स्टार्टिंग मटेरियल दे देता है कि जिससे बेंजीन प्रिपेयर हो, पहले आप उससे क्या करेंगे बेंजीन प्रिपेयर करेंगे फिर बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं मैलिक एसिड के। मिसाल के तौर पर वो कहता है कन्वर्ट फिनोल इनटू मैलिक एसिड, तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। फिनोल से पहले आप बेंजीन प्रिपेयर करने का मेथड पढ़ चुके हैं, जिंक डस्ट के ज़रिए से आपने फिनोल को कन्वर्ट किया था बेंजीन में, तो पहले आप उसको जिंक डस्ट से रिएक्ट करवाएंगे, फिर बेंजीन प्रिपेयर होगी, बेंजीन को फिर क्या करवाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू गुजार कर मैलिक एसिड बना लेंगे। इस तरह से भी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है जी, वो भी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन है लेकिन ऑक्सीजन की दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है, कौन सी ओजोन। तो उसको हम कहते हैं ओजोन के साथ जब बेंजीन का रिएक्शन या किसी भी चीज़ का रिएक्शन करवाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन का अगर हम डिफाइन करना चाहें तो लाइसिस हम क्या कहते हैं ब्रेक डाउन। ड्यू टू ओजोन अगर हो जाए ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स तो उसे हम क्या कहेंगे ओजोनोलाइसिस। ये रिएक्शन आप पहले अल्कीन्स
की करवा चुके हैं। वहाँ पर अल्कीन में क्या होता था, कार्बन कार्बन के दरमियान जहाँ पर डबल बॉन्ड होता था वहाँ ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता था। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, आइए देखते हैं। ले जी, बेंजीन में अब किस तरह से ओजोन ऐड होगा, बिल्कुल उसी तरह से अल्कीन वाला पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज हमने ये दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जो है इसको अल्कीन कंसीडर करना है, तो हम जानते हैं इनके दरमियान किस तरह से ऐड हुआ था ओजोन। गौर से देखिएगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ओजोन का मॉलिक्यूल इनिशियली किस तरह से ऐड हुआ था अल्कीन के केस में, ये एक ओजोन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये तीसरा ऑक्सीजन एटम, यानी कि O3 ओजोन का मॉलिक्यूल इस एक डबल बॉन्ड में ऐड हो गया है और इसको हमने नाम दिया था ओजोनाइड। क्या नाम दिया था? ओजोनाइड। इसी तरह यहाँ पर भी ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम किस तरह से ऐड हो जाएंगे, ये देखें जी। इस तरह से भी इन दो कार्बन के दरमियान जहाँ पर पाई बॉन्ड है यहाँ पर भी ओजोन के मॉलिक्यूल क्या हो जाए, ओजोन का एक और मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। क्या हुए हैं? 3 ओजोन के मॉलिक्यूल। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी है, हर कार्बन पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन भी है। तो वो आपने यहाँ पर अगर शो करनी, इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, C6, 6 ही हाइड्रोजन होंगे H6, और कितने ऑक्सीजन एटम है? 9 ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C6H6O9। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और C6H6O9। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जी बेंजीन। और एक बेंजीन में कितने ओजोन के मॉलिक्यूल हैं? 3 हैं, तो बेंजीन ट्राई ओजोनाइड कहलाएंगे। और हम जानते हैं ये एक अनस्टेबल स्टेट होती है ओजोनाइड वाली, तो इसको हम नेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे। उसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अल्कीन वाले को हम जानते हैं कि इसकी फर्दर क्या हो गई थी, इसी से कि यहाँ पर लाइसिस हो गई थी, मुकम्मल तौर पर बॉन्ड क्या हो गया था, टूट गया था, और ये एक कार्बन अलग हो गया था, ये एक कार्बन अलग हो गया था, और हमारे पास क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। क्या बना था? एक कार्बन वाला, यानी कि ये एक फॉर्मल्डिहाइड बना था, और ये इस कार्बन का अलग से फॉर्मल्डिहाइड बना था, यानी कि 2 फार्माइल ग्रुप। हम यहाँ पर क्या बनेंगे? 2 फार्माइल, एक ये फार्माइल ग्रुप CHO और एक दूसरा फार्माइल ग्रुप लेनी CHO। ये इस एक हिस्से से, यानी कि 2 कार्बन से ये हमारे पास एक फार्माइल ग्रुप CHO, एक फार्माइल CHO मतलब एल्डिहाइड भी कहते हैं इसे हम। ये CHO, ये दोनों आपस में इस यहाँ पर क्या होंगे? डायरेक्टली अटैच होंगे। इसी तरह यहाँ से भी उसी तरह से 2 फार्माइल ग्रुप, और यहाँ से भी इसी तरह से 2 फार्माइल ग्रुप। तो यहाँ से हम इसे क्या कहेंगे? 3 हमारे पास फार्माइल ग्रुप अटैच हुए हैं, और ये जो फार्माइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्सल। तो हमारे पास बेंजीन की जब ओजोनोलाइसिस हुई है वो बेंजीन ट्राई ओजोनाइड से होता हुआ डाई फार्माइल या ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लाइऑक्सल। इसको आप कॉमन नेम, स्पेशल नेम देते हैं ग्लाइऑक्सल का। ये भी कन्वर्जन आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ऑक्सीडेशन से मुतल्लिक आखिरी, और बल्कि बेंजीन का आखिरी और बहुत ही अहम रिएक्शन वो है साइड चेन ऑक्सीडेशन। नहीं, साइड चेन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हम अब यहाँ पर सिंपल बेंजीन नहीं ले रहे, बल्कि बेंजीन के साइड पर एक कोई और ग्रुप भी अटैच हो। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है? अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया है। इसको हम क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, और ऑक्सीडेशन के लिए हम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं, बल्कि इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। और वो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर चुके हैं 8वें चैप्टर में, KMnO4, या जिसको हमने नाम दिया था बेयर्स रीजन। KMnO4 का सोल्यूशन क्या यूज़ किया था? KMnO4 का अल्कलाइन सोल्यूशन यूज़ किया था, और उस KMnO4 के अल्कलाइन सोल्यूशन ने क्या करवा दी थी? जहाँ पर अनसेचुरेशन थी, अल्कीन या अल्काइन के केस में हमने यूज़ किया था, जहाँ पर क्या थी? अनसेचुरेशन थी, वहाँ पर क्या करवा दी थी? एडिशन करवा दी थी। उस एडिशन की वजह से इस KMnO4 के सोल्यूशन का अपना कलर क्या हो गया था? डिस्चार्ज हो गया था, डिसअपियर हो गया था। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, इसने क्या करवा देनी है? इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन। ग्रुप से मुराद बेंजीन की नहीं, उसकी साइड वाले ग्रुप की। बेंजीन पर इस केस में कोई असर नहीं होता। अब इस तरह से यहाँ पर ये क्या करेगा? इसकी ऑक्सीडेशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस
की क्या हो जाएगी, अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाती है। और हम जानते हैं अल्काइल कहाँ से आया है, अल्केन से आया है। और अल्केन की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसी कैटलिस्ट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो वो ऑक्सीडाइज होता हुआ सबसे पहले किस में ऑक्सीडाइज होगा, अल्कोहल में। अल्कोहल को मज़ीद ऑक्सीडाइज करवाएं तो वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड या कीटोन में, और एल्डिहाइड कीटोन को मज़ीद ऑक्सीडाइज करवाएं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टॉल्यूइन को या मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ बेंजीन यानी कि बेंजोइक एसिड में। यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे कि अगर टॉल्यूइन की बजाय क्या ले लेते हैं, इथाइल बेंजीन। क्या ले लेते हैं, इथाइल। मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। मिथाइल की जगह क्या लगा देते हैं, इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। और उसी तरह से उसकी क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप चाहे जितनी मर्जी चेन लेंथ यूज़ करें अल्काइल की, कार्बन जितने मर्जी करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा बनना है, एक ही कार्बन वाला। इसका मतलब ये है कि बाकी जो कार्बन बचेंगी वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल। और साथ में हाइड्रोजन भी मौजूद है तो साथ में क्या बनना चाहिए, वाटर भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा। जबकि यहाँ पर सिर्फ वाटर बनेगा और यहाँ पर एक कार्बन जो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, दूसरा कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, बेंजोइक एसिड बने हैं। यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक तो हम सिंपल कन्वर्जन कर सकते हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट टॉल्यूइन इनटू बेंजोइक एसिड। या एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि वो सिंपल बेंजीन कह दे, बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने तो टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाया है, तो इसका मतलब आप पहले बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे टॉल्यूइन में। तो बेंजीन को टॉल्यूइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप हमने किस रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया था बेंजीन में, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आप पहले करवाएंगे, एक ही स्टेप जनरल रिएक्शन लिख देंगे। आप मिथाइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन करवा देंगे बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसमें मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। टॉल्यूइन की आप क्या करवा देंगे, KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवा कर उसको कन्वर्ट करवा देंगे बेंजोइक एसिड में। इसी तरह इथाइल ग्रुप भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं बेंजोइक एसिड में। एक इससे मतलब दूसरा अहम शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इससे भी ज़्यादा, वो ये है, अगर यही रिएक्शन मैं सिर्फ बेंजीन का करवाऊँ, यानी कि बेंजीन टॉल्यूइन ना लूँ, मिथाइल या इथाइल बेंजीन ना लूँ या अल्काइल बेंजीन ना लूँ, सिंपल बेंजीन लूँ और उसको रिएक्ट करवा दूँ KMnO4 के साथ यानी कि बेयर टेस्ट के साथ, तो बेयर रीजेंट के कलर पर कोई असर नहीं होता। इसका मतलब है बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम टॉल्यूइन और बेंजीन के दरमियान केमिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टॉल्यूइन के दरमियान और बेंजीन के दरमियान, या इथाइल बेंजीन या बेंजीन के दरमियान, या ओवरऑल हम क्या कहेंगे, अल्काइल बेंजीन और बेंजीन के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए केमिकली। बच्चों याद रखिए, सिंपल डिफरेंस और एक केमिकली डिफरेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। सिंपल डिफरेंस तो आप वैसे फिजिकली कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन केमिकल का मतलब उसके केमिकल रिएक्शंस के दरमियान डिफरेंस के। कोई ऐसा रिएक्शन लिखना है जो एक चीज़ परफॉर्म करती हो या दूसरी चीज़ परफॉर्म ना करती हो, या दोनों चीज़ परफॉर्म करती हो लेकिन दोनों चीज़ों के वो रिएक्शन परफॉर्म करने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो, तो ये केमिकली डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अल्काइल बेंजीन और सिंपल बेंजीन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन। या सिंपल अगर स्पेसिफिक करेंगे, वो कहे कि हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड टॉल्यूइन, तो आपने ये रिएक्शन लिखना है। ये थे आपके बेंजीन के रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर से मुतल्लिक, वो है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको इससे मुतल्लिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। हम जानते हैं हम बेंजीन के अंदर अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस का मतलब प्रेफरेबली अगर एडिशन की बात ना की जाए तो हम इसका मतलब उसका ये कर रहे होते हैं कि सब्स्टिट्यूशन। तो हम कोई चीज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, मैं लेट्स सपोज हैलोजन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, X2 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो याद रखिएगा कि हैलोजन 6 में से किसी कार्बन पर भी आ सकता है, यानी कि इसका एक ही आइसोमर बनेगा
बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर की बात की जाए, या मैं इसको आसानी आप लोगों को की आसानी के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ, हैलोजन को किसी कार्बन पर भी ले हैं तो वो हमारा क्या बनाएगा, हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, वो पहली कार्बन ही कंसीडर की जाएगी, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि जो चीज़ फ्रंट पे आ जाए तो बेंजीन के केस में जहाँ पर वो आएगा लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, मतलब काउंटिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। अगर हम इसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, यानी कि पहले से सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, उसकी मौजूदगी में एक और सब्स्टिट्यूएंट लाना चाहते हैं, उसकी मौजूदगी में, यानी कि ये हमारे पास हेलोबेंजीन है, ये हमारे पास क्या है, हेलोबेंजीन है, इसमें अगेन हम एक और ग्रुप, वो है कोई हेलोजन भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, उस ग्रुप को हम लाना चाह रहे हैं बेंजीन में। तो बच्चों याद रखिएगा, उस ग्रुप को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी कार्बन में, हम जानते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं, कितनी पॉसिबल पोजीशन है, ये एक आर्दो पोजीशन है, ये एक मेटा पोजीशन है, ये एक पैरा पोजीशन है। कौन सी पोजीशन मिलेगी नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को, वो डिसाइड किया जाएगा ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से, कि ये सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि नए आने वाले ग्रुप ने कहाँ ओरिएंट होना है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन को, कि द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट इनटू द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट, के एक बेंजीन में पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट की वजह से एक नए ग्रुप को ओरिएंट किए जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और हेलोजन ले आता हूँ, तो हेलोजन क्या करेगा, इसको या तो आर्दो पोजीशन पर भेजेगा या मेटा पर या पैरा पर। इस बेस पर हमारे पास कितने आइसोमर बनते हैं बेंजीन के, ये पहले, और ये हमारे पास ये दूसरा, ये आर्दो पर आ सकता है, या सॉरी इसको मैं इसको डिफरेंस शो करने के लिए इसको मैं वाई लेता हूँ, क्या लेता हूँ, वाई ग्रुप। तो हम यहाँ पर वाई ग्रुप या तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर मेटा पर आ सकता है, या फिर पैरा पर आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, पैरा कार्बन पर आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट, विद रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से जाहिर हुआ, हम जो पहले बात कर चुके हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर की तादाद कितनी है बेंजीन के केस में, 3 आइसोमर बनते हैं। अब हम इस पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट को हमने क्या करना है, इसकी नेचर की बेस पर इसकी 2 क्लासेस बनानी है, 2 कैटेगरीज बनाते हैं, कि या तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, किस पोजीशन पर भेजेगा, उसकी बेस पर हमने क्या बनानी है, इसकी 2 कैटेगरीज बनानी है। अब कैटेगरीज कौन सी हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट या तो हो सकता है, हमने कहा आर्दो पोजीशन पर भेज सकता है या पैरा पोजीशन पर भेज सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। या फिर ग्रुप्स की दूसरी किस्म को हम कह सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप जो नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पर ओरिएंट करें, उन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट समझा दूँ कि आर्दो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमने क्यों कहा। याद रखिएगा, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, याद नहीं रखना आपने, समझाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे ये है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये केमिस्ट्री के नॉलेज का हिस्सा है कि आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट। तो हम क्या कहेंगे, इनकी पहचान की निशानी ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप इन्हें कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इजाफा हो जाएगा तो बेंजीन की रिएक्टिविटी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी का जिक्र करें हम तो इसका मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी का जिक्र कर रहे होते हैं कि जितने अवेलेबल ज़्यादा होंगे रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम कोई ग्रुप ऐसा लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो इसका मतलब वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इजाफा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इजाफा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। अब रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब रिएक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से आपने क्या करना है कि उसने
नए उस ग्रुप ने जो रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन प्रोवाइड करेगा नए आने वाले को। अब हमारे पास 3 पोजीशन है, तो 3 में से वो कहेगा नहीं जी हमारे पास है, आइए आपके लिए 2 पोजीशन हाजिर हैं, 1 नहीं बल्कि 2। तो इस वजह से वो कौन सी है पोजीशन, एक आर्दो पोजीशन होती है और दूसरी कौन सी होती है, पैरा पोजीशन पर। और वो आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके बुक में लिखे हुए हैं, आप जहन नशीन कर लीजिएगा। इसी तरह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बिल्कुल अपोजिट है कि वो क्या होते हैं, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, विदड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है इनका। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से वो क्या करते हैं, बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं। कमी एक अपेरेंट डिक्रीज आ जाता है तो रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो वो बमुश्किल एक ही पोजीशन प्रोवाइड करता है, यानी कि 3 में से वो कहेगा मेरे पास सिर्फ अब एक ही पोजीशन है, हम रिएक्टिविटी पहले से कम हो चुकी है, मैं क्या इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से है, जिसको हम अल्टीमेटली नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की वजह से वो उसको मेटा पोजीशन पर ओरिएंट करता है। अब इससे मुतल्लिक कुछ अहम और बातें एग्जांपल्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी मिसाल भी मैं यूज़ करूँगा। एक्सरसाइज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और बाज़ औक़ात लॉन्ग में भी आ जाता है। वो क्वेश्चन ये है जी कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटाक्लोरोबेंजीन एंड इन द सेम बेंजीन इनटू पैराक्लोरोबेंजीन। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं बेंजीन इनटू, पहले हमने क्या बनाना है, मेटाक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सॉरी मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और इसी तरह बेंजीन को आपने कन्वर्ट करवाना है पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका पहले तो आप मतलब समझें कि इसका मतलब क्या है। इस नाम का मतलब ये है कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रो ग्रुप के हिसाब से एक दफ़ा क्लोरीन क्या है, मेटा पोजीशन पर है, और दूसरी दफ़ा क्लोरीन क्या है, पैरा पोजीशन पर है। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या लेना है, बेंजीन लेना है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है, बेंजीन लेना है। तो एक केस में हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन लेकर कोई ऐसा ग्रुप लगा लेते हैं इसके ऊपर, ऐसे ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाते हैं जो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी वजह से हम क्या लगाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर। चलो मैं आपको एक और हिंट में लेना भूल गया। हिंट ये है कि बच्चों याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक बेंजीन के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा रहा हूँ, NO2। इन द सेम केस में यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ये बाद में करवाता हूँ, पहले मैं ये समझा लूँ। अब हम जानते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन पर भी क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा बेंजीन रिंग को डोनेट करने की, इस तरह ये भी कोशिश करेगा बेंजीन रिंग को डोनेट करने की। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं, नाइट्रो और अमाइनो ग्रुप क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यानी कि आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों बच्चों, याद रखिएगा, नाइट्रोजन जैसे ही बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कोशिश करता है, ये इधर ऑक्सीजन भी तो इधर मौजूद है, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इवन देन नाइट्रोजन। इधर तो कार्बन है, ये यहाँ पर कार्बन है, तो नाइट्रोजन कार्बन की बजाय इधर ऑक्सीजन क्या कर लेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बजाय ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देने के, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या ये चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ विड्रॉ हो जाएंगे, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रो ग्रुप किसके तौर पर अफेक्ट करता है, मेटा डायरेक्टिंग के तौर पर। किसके तौर पर अफेक्ट करता है, मेटा डायरेक्टिंग के तौर पर। जबकि यहाँ पर यही नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने की कोशिश करता है बेंजीन रिंग को, इधर हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है अमाइनो ग्रुप किसके तौर पर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ बेंजीन की तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन की तरफ जाने की कोशिश तो की थी, लेकिन इधर ऑक्सीजन मौजूद है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से
रिवर्स विड्रा हो गया था, जबकि यहाँ से विड्रा नहीं हुआ बल्कि डोनेट हुआ है। इस केस में बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो वो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग पोजीशन पर क्या भेजेगा, नए आने वाले ग्रुप को। अब इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नाइट्रोबेंजीन की। तो पहले हम क्या करवाएंगे, कोई ऐसा ग्रुप क्लोरो और नाइट्रो में से हमारे पास, हम जानते हैं नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो पहले हम बेंजीन की क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे। और हम जानते हैं बेंजीन की नाइट्रेशन करवाने के लिए उसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर आपका 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, नाइट्रेशन का फिक्स टेम्परेचर है, तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन में मैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप क्या करवा देता हूँ, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, और वहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ से OH से क्या रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, वाटर बना देगी। OH कहाँ से निकलेगा, HNO3 में से। अब नाइट्रोबेंजीन बन चुका है। अब नाइट्रोबेंजीन में आप मजीद क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे। और हम जानते हैं नाइट्रो ग्रुप को हमने कहा, प्रूव किया, जस्टिफाई किया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये जब इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, हेलोजिनेशन बच्चों याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन करवानी है जब, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम जानते हैं किसकी मौजूदगी में होगी, FeCl3। हेलोजिनेशन अगर सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में करवानी है किसकी मौजूदगी में होगी, FeCl3। एडिशन की फॉर्म में करवानी है तो वो हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है करवानी है तो क्लोरीन अब किसी का अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएगा बल्कि पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट की मर्ज़ी से जाएगा। और नाइट्रो ग्रुप की मर्ज़ी ये होती है कि वो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ पर भेजता है, मेटा पोजीशन पर भेजता है। कहाँ पर भेजता है, मेटा पोजीशन पर। तो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास पहले से मौजूद है, इसको पहली पोजीशन ही मिलेगी, और क्लोरीन कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन पर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका दूसरा अगर हम बनाना चाह रहे हैं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करेंगे, बेंजीन को सबसे पहले कन्वर्ट करवा देंगे, बेंजीन को सबसे पहले क्या करवा देंगे, कन्वर्ट करवा देंगे किसी ऐसे ग्रुप में जो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो। क्या हो, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और बच्चों याद रखिएगा हैलोजेन सारे के सारे फ्लोरीन हो। फ्लोरीन तो चलो वो बहुत विग्रस रिएक्शन होता है, फास्ट होता है, तो वो हम इसको कंसीडर नहीं करते, और आयोडीन को इसी तरह से कंसीडर नहीं करते। क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैं, मतलब हैलोजेन की बात करें, वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। तो हम इस पर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लाना चाह रहे हैं। तो क्लोरीन और नाइट्रो में से पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। तो पहले हम इस पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम FeCl3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन आने वाले नाइट्रो ग्रुप को कहाँ पर भेजेगा, आने वाले नाइट्रो ग्रुप को कहाँ पर भेजेगा, आर्दो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, आर्दो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। इसका मतलब हम क्लोरोबेंजीन की जब नाइट्रेशन करवाएंगे अगले स्टेप में, आपने यहाँ पर अलग से स्टेप लिखना है, मैं यहीं पर लिखने लगा हूँ। जब क्लोरोबेंजीन की जब आप नाइट्रेशन करवाएंगे HNO3 के साथ रिएक्ट करवाकर, क्लोरोबेंजीन की जब आप नाइट्रेशन करवाएंगे HNO3 के साथ रिएक्ट करवाकर, तो क्या बनेगा आपके पास, क्लोरीन ग्रुप जो है, जिसको हमने कहा कि ये हैलोजन सारे के सारे क्या होते हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये आने वाले नए ग्रुप को यानी कि नाइट्रो ग्रुप को कहाँ पर भेजेगा, आर्दो पर भी और पैरा पर भी, आर्दो पर कार्बन पर भी और पैरा कार्बन। इसके हिसाब से ये आपकी पैरा कार्बन है, यानी कि अब ये नाइट्रो ग्रुप बना है। तो इसके हिसाब से अगर आप क्या कहें, अब ओवरऑल ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई है। तो अगर नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोबेंजीन आपका क्या है, स्पेशल नेम बनता है, इसलिए आप इसको पेरेंट चेन के तौर पर, पेरेंट्स विषय के तौर पर लेंगे। तो ये हम आपके पास नाइट्रोबेंजीन, और इसके हिसाब से क्लोरीन कहाँ पर मौजूद है, अब 1 2 3 4, या ये आर्दो मेटा और पैरा। तो क्या होगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ट्राईनाइट्रोटोलुईन, इनटू ट्राईनाइट्रोटोलुईन। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स चेन आपकी क्या है, पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है, टोलुईन का है। तो इसका मतलब बेंजीन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले टोलुईन में। तो बेंजीन को टोलुईन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार हमको मैं पहले बता चुका हूँ। किसके ज़रिए से करते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के ज़रिए से, यानी कि CH3Cl के ज़रिए से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और इसमें क्या हो जाएगा,
मिथाइल ग्रुप किसी एक कार्बन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, किसी एक कार्बन पर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपका टॉल्यूइन तैयार है। अब टॉल्यूइन हम जानते हैं, टॉल्यूइन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बस आपने याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से ये आने वाले नए ग्रुप को कहाँ पर भेजेगा, आर्दो पर और पैरा पर। अब एक केस ये होता है कि अगर हम टॉल्यूइन को रिएक्ट करवाएं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, टॉल्यूइन को रिएक्ट करवाएं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो एक दफ़ा भेजेगा उस नए आने वाले नाइट्रो ग्रुप को आर्दो पर और दूसरी दफ़ा भेजेगा पैरा पोजीशन पर। लेकिन अगर हम क्या करवाएं, कंडीशन चेंज कर दें, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करें, नाइट्रिक एसिड क्या यूज़ करें, कंसनट्रेटेड, और टेम्परेचर भी क्या कर दें, बढ़ा दें। नेचुरली हमारी नाइट्रेशन का टेम्परेचर क्या होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होता है, जबकि यहाँ पर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तमाम पॉसिबल पोजीशन पर क्या कर देगा, नाइट्रो ग्रुप को ओरिएंट कर देगा। तमाम पॉसिबल पोजीशन मतलब मिथाइल के केस में पॉसिबल पोजीशन नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या हो सकती हैं, किसी भी ग्रुप के लिए वो हो सकती हैं आर्दो और पैरा। मिथाइल ग्रुप क्या है, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैं फिर से कहता हूँ, बुक में तमाम ग्रुप्स लिखे गए हैं कि कौन सा ग्रुप आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पहचान मैंने बता दी है कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसे हम मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वो कंसीडर किया जाएगा आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा, यानी कि विथड्राइंग से मुराद ये है कि उस एटम की बात करेंगे जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जो बेंजीन के साथ क्या अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, ये रिएक्शन पहले कर लें। तो बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड जब होगा तो मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर तमाम पॉसिबल पोजीशन पर ओरिएंट कर देगा। और तमाम पॉसिबल पोजीशन क्या है, आर्दो है और पैरा है। तो आइए देखते हैं, ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये मिथाइल है, और हमारे पास ये OMP आर्दो मेटा पैरा, इधर से भी हमारे पास क्या है OM और ये P। तो इसका मतलब यहाँ पर आर्दो पोजीशन पर या पैरा पर, आर्दो पर भी आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप और पैरा पर भी। ये आर्दो नाइट्रो कंडीशन हमने क्या की हुई है, इंटेंस कर दी है। और ये भी हमारे पास क्या है, आर्दो। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, NO2 O2 एंड NO2। तो ये क्या कहलाएगा, ये पहली कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। ये क्या कहलाएगा, 2 4 6 दूसरी कार्बन पर और चौथी पर और छठी पर क्या है, 3 नाइट्रो ग्रुप हैं। क्या कहलाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, जिसको हम इसका एब्रीविएशन में लिखते हैं TNT के तौर पर। मैं बात कर रहा था इसकी पहचान से मुतल्लिक, एक मेरे ज़हन में एग्जांपल आ गई यहाँ पर, वो ये है कि यहीं पर ये जो मैंने एग्जांपल यूज़ की हुई हैं, मैं इन्हीं को रेज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक मिसाल लिख देता हूँ जी, बेंजोइक एसिड की। ये कार्बन और ये OH डबल OH, ये क्या है, कार्बोक्सिल। अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्राइंग किसके हिसाब से, उस एटम के हिसाब से जिसने बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होना है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें भी सही कि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है जब जैसे ही बेंजीन को, जैसा कि यहाँ पर मिथाइल ने कहा, मिथाइल को हमने कहा कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन जैसे ही डोनेट करने की कोशिश करेगा इधर इसके साथ 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन क्या कर लेंगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लेंगी, विड्रा कर लेंगी कार्बन में से। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगी तो कार्बन बदले में बेंजीन के इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा। तो बेंजीन के जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रा होंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होने की वजह से उसके पास वो एक ही पॉसिबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकेगा, किसके लिए, नए आने वाले ग्रुप के लिए। ये था आपका ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। इस वजह से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कभी कभी ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।